गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अपने एरोमेटिसिटी के लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया कि कौन से कंपाउंड्स आपके एरोमेटिक होते हैं, कौन से कंपाउंड्स आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं और कौन से कंपाउंड्स आपके एंटी एरोमेटिक होते हैं। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब कंसेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कि एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट को यूज़ हम कहाँ करते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एरोमेटिसिटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स होता है किसी भी रिएक्शन के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। वेरियस एग्जांपल्स मैं लेकर आपको बताऊंगी कि हम कैसे किसी प्रॉपर्टी की किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, जैसे कि क्या उसका डाइपोल मोमेंट होगा, क्या किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा, टोटोमेरिज्म में कौन सी फॉर्म उसकी कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, कौन सी ज़्यादा होगी, क्या ये फॉर्म रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, या कंपाउंड किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, या क्या कंपाउंड की एसिडिक नेचर होगी या नहीं होगी। तो ये लॉट ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि हम एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट यूज़ करके इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सिंपलेस्ट पोर्शन, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए कि विच विल रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट और नॉट, कि कोई भी आपको नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दें और ये कहें कि सिल्वर नाइट्रेट से वो रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। देखो सपोज करो आपको एग्जांपल्स दे दिए, एक आपको ये दे दिया, एक सपोज करो आपको ये दे दिया और एक सपोज करो आपको ये दे दिया। आपसे कहा इनमें से तीनों में से कौन सा AgNO3 से रिएक्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। अब आपको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो सिल्वर आयन के साथ ये क्लोराइड आयन आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो क्लोराइड आयन की एब्स्ट्रैक्शन किस केस में होगी, ये डिपेंड करेगा कि क्लोराइड आयन की एब्स्ट्रैक्शन के बाद जो आयन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, इस चीज़ पर आपके डिपेंड करेगा। तो देखो मैं आपके डिफरेंट आयंस बना रही हूँ कि क्लोराइड आयन की एब्स्ट्रैक्शन के बाद आपके ये आयंस बनेंगे। अब ये देखना मैंने आपको बता रखा है कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो ये स्पीशीज़ आपकी जो बनी है, ये कार्बोकैटायन जो बना है, ये आपका एरोमेटिक है क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है। यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया और ये आपका नॉन एरोमेटिक हो गया क्योंकि ये प्लेनर भी नहीं है, sp3 ये कार्बन एटम हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी मैंने आपको बताया था। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की टेंडेंसी रहती है कि वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसी वजह से क्या होगा कि ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और आपको सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो आयन बन रहा है दैट इज़ वेरी स्टेबल। इसी तरह ये भी करेगा सिल्वर क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड। और ये आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, आपको कोई वाइट पीपीटी नहीं मिलेंगे क्योंकि जो स्पीशीज़ बन रही है एज अ रिज़ल्ट ऑफ रिएक्शन वो आपकी एंटी एरोमेटिक स्पीशीज़ है और वो आपकी स्टेबल नहीं होगी। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में स्पीशीज़ बना के देख सकते हैं कि क्या स्पीशीज़ बन रही है और क्या वो स्टेबल है या नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है तो वो नहीं बनेगी। राइट। नेक्स्ट, अब आपसे सपोज करो सेकंड क्वेश्चन में आपको ये कह दिया विच विल हैव हायर pKa वैल्यू। हायर pKa वैल्यू का मतलब लेस Ka वैल्यू, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ लें।
तो सपोज करो आपको स्पीशीज़ दे दी, एक ये दे दी और एक आपको दे दी ये दे दी। एसिडिटी के लिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन लूज करेंगे, इनसे प्रेजेंट है ना, यहाँ हाइड्रोजन आयन यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, दो दो, तो एक ये हाइड्रोजन आयन लूज करेगा। हाइड्रोजन आयन लूज करने के बाद यहाँ क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए जो ये स्पीशीज बन रही है, क्या ये स्टेबल है? 2 to 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4n+2 रूल ओबे कर रहा है तो इट इज एरोमेटिक। 6 और 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब इट इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक का मतलब ये जो स्पीशीज बन रही है ये स्टेबल नहीं है, लेकिन ये जो स्पीशीज बन रही है दिस इज स्टेबल। तो इसकी टेंडेंसी रहेगी इस मॉलिक्यूल की कि ये हाइड्रोजन आयन बहुत जल्दी लूज़ करे। हाइड्रोजन आयन बहुत जल्दी लूज़ करेगा तो इसकी Ka वैल्यू ज़्यादा रहेगी। Ka वैल्यू ज़्यादा का मतलब pKa वैल्यू कम रहेगी। तो इस तरह से आप इवेल्युएशन कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कौन सा एसिडिक है या कौन सा बेसिक कम एसिडिक है या कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। लाइकवाइज अब आपको पता है जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उसमें कीटो फॉर्म आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म। पढ़ा हुआ है ये। अब किसी भी कंपाउंड में हम ये बता सकते हैं कि कीटो फॉर्म ज़्यादा होगी प्रेजेंट या इनोल फॉर्म। अब हर केस में ऐसा नहीं है कि कीटो फॉर्म ही ज़्यादा प्रेजेंट होगी। जैसे ये केस लीजिए, इसका ये कीटो फॉर्म है, इसकी इनोल फॉर्म ड्रॉ करो, दिस इज इनोल फॉर्म। अब इनोल फॉर्म ड्रॉ करते ही आप देखो इनोल फॉर्म एक्वायर्स एरोमेटिक कैरेक्टर। तो एरोमेटिक कैरेक्टर का मतलब हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। तो हाई परसेंटेज इनोल फॉर्म की प्रेजेंट करेगी इस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, हर केस में नहीं होता। अब सपोज करो आपका एग्जाम्पल है, ये ले दिया आपने, ये कीटो फॉर्म है, टोटोमेरिज्म हुआ, टोटोमेरिज्म के बाद आपकी इसकी इनोल फॉर्म बन गई। अब ये इनोल फॉर्म क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो इस कंपाउंड के अंदर कोई इनोल फॉर्म की परसेंटेज जो है वो बिल्कुल ज़ीरो नील होगी या ऑलमोस्ट 1-2%। और सारा का सारा कंपाउंड आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कीटो फॉर्म आपकी क्या है, स्टेबल फॉर्म है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, कौन सा जो टोटोमर है वो एग्जिस्ट करेगा आपका किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एप्लीकेशन कि आपकी कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे आपकी जनरली जो एंटी एरोमेटिक स्पीशीज़ हैं वो आपकी एक्टिव मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटाशियम वगैरह के साथ रिएक्ट करके आपके डाई एनायन बना लेती हैं और उनका जो डाई एनायन है वो स्टेबल होता है। तो मीन्स दे आर एसिडिक इन नेचर, ये स्पीशीज़ एसिडिक हैं। जैसे कि साइक्लोब्यूटाडाइईन है आपका, 2 सोडियम मेटल आपने इसको दिए तो क्या होगा, ये इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से है और एक एक इसको सोडियम मेटल देगी, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया, डाई एनायन में चेंज हो गया और सोडियम आयन आपका बन गया।
इसी तरह साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है, ये भी आपका सपोज करो पोटाशियम लिख दिया इस बार मैंने, ये भी रिएक्ट करेगा और डाई एनायन बनाएगा। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन डाई एनायन बन जाएगा बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एंड मेटल विल बी इन फॉर्म ऑफ आयन। तो ये डाई एनायन जो बन रहे हैं, ये डाई एनायन प्लेनर हैं और इनके अंदर जो है एरोमेटिक कैरेक्टर अटेन हो गया। तो एरोमेटिक कैरेक्टर अटेन होने की वजह से ये स्पीशीज़ हाईली स्टेबल हो गई है। तो इसीलिए इस टाइप की स्पीशीज़ आपकी एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगी और डाई एनायन बनाएंगे। नेक्स्ट, you can predict the direction of dipole moment। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी बता सकते हैं और आप मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। पहले मैं डायरेक्शन का क्वेश्चन ले रही हूँ। जैसे सपोज करो आपकी स्पीशीज़ है, ये स्पीशीज़ आपको कहती है और आपको कहा इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताइए। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो पॉजिटिव यहाँ डेवलप हो या यहाँ डेवलप हो, कैसे आप एज्यूम करेंगे? तो उसके लिए आप बॉन्ड को ब्रेक करके देखेंगे। आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और फर्स्ट केस में एज्यूम करो कि आपका बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है कि इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और सेकेंड केस में आप ब्रेक करो बॉन्ड को इस तरह से कि दिस विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों में वही एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट लगाइए। यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ माइनस आने से यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये दोनों स्पीशीज़ आपकी क्या हो गई? एंटी एरोमेटिक हो गई। तो अनस्टेबल हो गई ये स्पीशीज़। तो इसका मतलब this structure will not contribute towards resonance hybrid, but in this case अब ये देखें आप, ये 6 पाई और यहाँ पर आपके 2 पाई, both follows Huckel rule, both of the species will become aromatic and both are stable। तो आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो आपकी इस वाले कार्बन एटम से इस कार्बन एटम की तरफ रहेगी। तो बहुत कंसेप्ट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप ये सब यूज़ करते हैं इसका कंसेप्ट। देन आप ये भी बता सकते हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट कम या ज़्यादा होगा अपने यही कंसेप्ट्स यूज़ करके। जैसे सपोज कीजिए आपका एप्लीकेशन है आपकी, यू कैन प्रेडिक्ट द डाइपोल मोमेंट ऑफ साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए आपका स्ट्रक्चर है, एक आपका ये गिवन कंपाउंड है और एक आपका कार्बोनिल कंपाउंड ये है, ठीक है। अब आपको इनका म्यू कंपेयर करना है कि किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा और किसका ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए डाइपोल मोमेंट हमें वही पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। ये यहाँ जब मूव करेगा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये वाला स्ट्रक्चर जैसे ही बना तो दिस इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। इससे भी बना लीजिए पहले, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे जिसकी वजह से ये एरोमेटिक हुआ,
और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक है तो लीस्ट स्टेबल है, तो दिस विल बी लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ कंट्रीब्यूट जो है वो लिस्ट करेगा। तो लिस्ट करेगा तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण दिस विल एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, दिस विल एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर इस फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा और दिस इज़ मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर टूवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। और मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग होने की वजह से म्यू आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्यू इनटू डी। तो चार्ज कहाँ पर ज़्यादा है आपका, यहाँ ज़्यादा है। यहाँ तो स्लाइट स्मॉल एंड स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट इन दिस कंपाउंड दिस एग्जिस्ट मेनली इन फॉर्म ऑफ दिस आयन, क्योंकि दिस एक्वायर्स एरोमेटिसिटी। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट हैव मोर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस वजह से जो डाइपोल मोमेंट है, अगर मैं ये कहूँ दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट विल बी ग्रेटर देन सेकंड। ठीक है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है इसमें। सपोज ट्रोपोन, दिस इज ट्रोपोन एंड सपोज करो इसकी आपने अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया है, अल्फा हाइड्रोक्सी ट्रोपोन। लिखो नाम, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी ट्रोपोन एंड दिस इज ट्रोपोन। क्वेश्चन वही है, म्यू कंपेयर करना है हमें दोनों का। कैसे? वही सेम स्ट्रक्चर बनाइए, डबल बॉन्ड ओ, सॉरी ओ नेगेटिव, ठीक है, या ये इधर मूव कर जाएगा। अब देखिए ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक है। इसका बनाइए, ओ यहाँ प्लस हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया। बट व्हाट हैपन्स कि इसमें अल्फा पोजीशन पर आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये जो ऑक्सीजन का चार्ज है दैट इज़ लॉक्ड। क्यों लॉक्ड? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी ट्रोपोन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो गई है, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज समवट लॉक हो जाएगा। लेकिन ट्रोपोन में क्या है? ट्रोपोन में ये जो आयन बना है दिस इज़ एरोमेटिक एंड इसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अल्फा हाइड्रोक्सी ट्रोपोन है उसका डाइपोल मोमेंट जो ट्रोपोन है उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और अल्फा हाइड्रोक्सी ट्रोपोन का डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो आपका लॉक हो गया। ठीक है, इसी तरह आप और एप्लीकेशन इसकी हैं। अब आपको पता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की आपकी एसिडिक नेचर होती है, ब्रॉन्स्टेड एसिडिक नेचर होती है, वो H+ लूज करते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिडिक नेचर ऑफ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट।
हाइड्रोकार्बन्स में जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं वो आपके समवट एसिडिक होते हैं, लेकिन वीक एसिड होते हैं बहुत। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन सारे के सारे ही वीक एसिड होते हैं। ये एल्काइंस उनमें से स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन सब ये भी बहुत वीक होते हैं। लेकिन साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन हैं, लाइक दिस केस, कंसीडर द केस साइक्लोपेंटाडाइन है आपकी, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, एंटी एरोमेटिक स्पीशीज है। लेकिन अगर हम इससे हाइड्रोजन रिमूव कर दें, इसका हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद क्या होगा, H+ की फॉर्म में रिमूव होगा ना ये, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो एनायन बना है अब, नाउ दिस इज एरोमेटिक एंड वेरी स्टेबल, स्टेबल है बहुत ज़्यादा, और ये आपका लीस्ट स्टेबल है, लेस स्टेबल है क्योंकि एंटी एरोमेटिक हो गया। तो इसकी टेंडेंसी रहेगी कि ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव करे, और हाइड्रोजन इजीली रिमूव करने की वजह से ही अमंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन एसिड साइक्लोपेंटाडाइन, क्योंकि H+ लूज करते ही ये एरोमेटिक कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, और इसकी टेंडेंसी रहेगी कि ये इमीडिएटली इसमें कन्वर्ट हो जाए। इमीडिएटली इसमें कन्वर्ट होने का मतलब H+ बहुत जल्दी देगा, और जो चीज़ जितनी जल्दी H+ दे वो आपकी उतनी ही एसिडिक होगी। तो ये जो स्पीशीज़ है, अगर हम इसकी रिएक्शन कंसीडर करें तो ये वही सारी रिएक्शन, जैसे सोडियम मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, नेगेटिव Na+, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। इसी तरह ये बेस के साथ, सोडामाइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साथ रिएक्शन करके आपका क्या देगा, अमोनिया गैस इज लिबरेटेड। यही स्पीशीज दोबारा बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह ही ये जो है, और मैं आपको एक रिएक्शन बताऊं, इट विल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज CH3MgBr। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल एक्ट एज ए ब्रोंस्टेड बेस इन दिस रिएक्शन। क्या होगा, ये नेगेटिव है, MgBr, मीथेन गैस इज evolved. So all these reactions show that this is very strong hydrocarbon acid. It exists in it will release hydrogen and form this aromatic anion, और इस aromatic anion के बनने की वजह से ही आपकी ये सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मीथेन गैस दे रहा है, सोडामाइड के साथ अमोनिया गैस इवॉल्व कर रहा है। तो ये सारी आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट एप्लीकेशंस हैं, आपको यूज़ करनी है। यहाँ पर मैं आपको सारा आपको डिफरेंट मैक्सिमम मैंने आपको एग्जांपल्स लेके बताया कि आप कहाँ यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल सारा बहुत एग्जांपल्स आपको बुक्स में मिलेंगे, आप बुक्स में से करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर दूर करूँगी। तो लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आपने देखा इस वीडियो में, मैंने आपको बताई एरोमेटिसिटी की, तो आप इनको अप्लाई कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कीजिए। थैंक यू।